अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो कल जो हमारा लेक्चर था तो हमने डिस्कस किया था नोमैडिक एम्पायर के सोर्सेज के बारे में। तो सोर्सेज के बारे में हमने जाना, मैंने 3 बुक्स का नाम बताया आप पे, और उसमें हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि किस तरह से इनके रिलेटेड जो अकाउंट मिला है हमें वो दूसरों ने लिखा है और दे प्रोड्यूस ए काइंड ऑफ इग्नोरेंट अकाउंट अबाउट द नोमैडिक लाइफ। तो रशियन स्कॉलर्स ने इस पे काम किया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट द नोमैडिक लाइफ एंड इंट्रोडक्शन ऑफ मंगोल्स। किस तरह से ओवरऑल असेसमेंट करेंगे, व्यू लेंगे हम मंगोल्स की कि किस तरह से इन्होंने काम किया और किस तरह से इन्होंने अपनी एम्पायर को कार्व आउट किया है। तो कल के लेक्चर में अगर आपको कभी आप कोई कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप फिर से, मैं कह रहा हूँ कि आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको फिर एड्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर भी कभी अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो आप उसको लिख सकते हो और वीडियो के देखने के बाद आप उसको लिखा करो। तो यहाँ पर ये जो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर हम देखते हैं अर्ली डिकेड्स ऑफ 13th सेंचुरी में हम देखते हैं जो यूरो एशियन कॉन्टिनेंट्स थे वहां पर हम देखते हैं डेंजर एक पोज हुआ है। किनको? ये जो यहाँ पर कंट्रीज थी। अब वो कौन सी कंट्रीज थी जो हम देखते हैं उस टाइम पीरियड में, जब यहाँ से मंगोल्स हम देखते हैं ना। अब यहाँ से आप मंगोल्स को देखो, एक साइड से जो मंगोलियन रीजन है, सेंट्रल एशियन रीजन है, और दूसरे साइड से कंटेम्प्रेरी जो भी सिविलाइजेशन वहां पर थी, कंटेम्प्रेरी जो भी एम्पायर थी, उनके लिए एक खतरा स्टार्ट हो गया, एक थ्रेट स्टार्ट हो गया मंगोल्स की तरफ से। अब थोड़ा असेसमेंट देखेंगे यूरो एशियन कॉन्टिनेंट या यूरो एशियन कॉन्टिनेंट पर कौन सी एम्पायर्स यहाँ फैली हुई थी। तो इससे पहले भी हमने जो डिस्कस किया था, तो फिर से मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूं। जैसे हम देखते हैं यूरोपियन में हम देखते हैं कौन थी, बाइजेंटाइन एम्पायर। क्योंकि जब हम देखते हैं फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, जब हम देखते हैं वेस्टर्न यूरोप सेपरेट हो जाता है तो ये शिफ्ट करते हैं अपनी कैपिटल फ्रॉम रोम टू बाइजेंटाइन, जो मॉडर्न डे टर्की में है। तो एक साइड से ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि कॉन्टेम्पररी कौन कौन है मंगोल्स के। अगर यहाँ से मंगोल जो इमर्ज हो रहे हैं तो किन को खतरा है इनसे। एक साइड से हम देखते हैं यूरोपियंस में हम देखते हैं बाइजेंटाइन एम्पायर है। अब इसके साथ में ही हम देखते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ के बाद हम राइज ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, राइज ऑफ इस्लामिक सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। तो दूसरी है सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, तो ये भी यहाँ पर है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं चाइना को भी खतरा था, क्योंकि चाइना के साथ हम देखते हैं जो ये सेंट्रल एशियन स्टैपीज पे जब इमर्ज हुए तो चाइना को ज्यादा खतरा था। तो चाइना के लोग भी यहाँ पर है। तो चाइना में ये है शुंग डायनास्टी, तो ये यहाँ पर थी। और इसके साथ साथ अगर हम इंडिया की भी बात करें, अगर आप रिकॉल करो 1206 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया में उस टाइम मुसलमान आए थे और मुसलमानों ने यहाँ पर इंडिया को कॉन्कर किया था। और यहाँ पर जो है सल्तनत पीरियड था। तो मैं आपको ये क्यों सब चीजें बता रहा हूं, क्योंकि हम जब मंगोल्स को आगे स्टडी करेंगे हम देखते हैं कि जब उन्होंने एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर किया तो ये लाजमी था कि उनकी कन्फ्रंटेशन इनके साथ होती। तब सल्तनत पीरियड में हमने बहुत सारी डायनास्टीज देखी है। सल्तनत पीरियड में फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले स्लेव डायनास्टी आती है, कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होके हम उसके बाद खिलजीज को देखते हैं। अब खिलजीज के टाइम पे मंगोल्स का थ्रेट यहाँ पर इंडिया में भी बढ़ जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसीज थी जिसकी वजह से उन्होंने रोका है मंगोल्स को, वरना इंडिया भी उनके जो है उनका जो डेवेस्टेशन था उससे नहीं बच पाते। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि अर्ली डिकेड्स ऑफ 13th सेंचुरी में यूरो एशियन कॉन्टिनेंट्स में जो एम्पायर्स थी उनको बहुत बड़ा थ्रेट था। किनसे? राइज ऑफ मंगोल से। अब ये राइज ऑफ मंगोल जो हम देखते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है हो जाता है गेंगिस खान, जिसको हम चंगेज खान भी बोलते हैं, इनके, क्योंकि ये फाउंडर भी था और इसने क्या किया था, इसने यूनाइट किया था मंगोल्स को, ही यूनाइटेड मंगोल। तो ये जो डिफरेंट ट्राइब्स में बटे हुए थे, कोई अलग तारतार था, कोई यहाँ से कैराइट था, तो ये बेस्ड ऑन एथनिसिटी, बेस्ड ऑन लैंग्वेज या सोशल डिफरेंसेस इनमें बहुत ज्यादा थी। तो ये इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इनको यूनाइट किया। अब इनका जो विजन था ना, अब हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी रिमार्क दे रहे हैं यहाँ पर, ये हम ओवरऑल नहीं देख रहे, हम इसको फिर डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। यहाँ मैं जैसे ओवरऑल असेसमेंट दे रहा हूँ कि चंगेज खान के टाइम पे
क्या ऐसे क्या कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन कौन थी, क्या वहां से कोई किस तरह से लोग दूसरे डायनेस्टीज में रहते थे, वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनका पॉलिटिकल विजन, इन चंगेज खान का जो पॉलिटिकल विजन था वो ये कहते थे कि दैट ही हैड अ मैंडेट टू रूल फ्रॉम गॉड। मुझे अल्लाह की तरफ से, मुझे भगवान या खुदा की तरफ से मैंडेट मिला है कि मैं रूल कर सकता हूं। अब ये हम देखते हैं कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, कंटेम्प्रेरी एम्पायर जो उस वक्त थी, उनमें भी कुछ रूलर्स थे ऐसे जिनमें ये कॉन्सेप्ट था। जैसे अगर हम फिर से सल्तनत पीरियड इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले स्लेव डायनास्टी में एक रूलर आते हैं जिनका नाम होता है बलबन। तो इन्होंने खुद को हम देखते हैं जिल्ला इलाही का कॉन्सेप्ट दिया था कि जो रूलर होता है ही इज बेसिकली द शेडो ऑफ गॉड अर्थ, है ना। जो असल में हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड जो है वो ये रूलर कर रहा है यहाँ पर आपकी टेरिटरी पर। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी था कि आप जो है रूलर की इताअत में, रूलर को मानने से आप असल में गॉड की इताअत कर रहे हो, गॉड को मान रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट था और इनका ये कॉन्सेप्ट था कि हम पूरे दुनिया पर, सारी दुनिया पर हमारी एक एम्पायर होगी जो वर्ल्ड ने इससे पहले नहीं देखी होगी। इसका कॉन्सेप्ट था कि वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहता हूं मैं, जैसे अलेक्जेंडर इससे पहले हमने देखा था, अलेक्जेंडर से भी बड़ी एम्पायर कार्व आउट करना चाहता था। तो ये जो हम देखते हैं इन्होंने बहुत सारे एक्सपेडिशन किए अपने टाइम पे चंगेज खान ने, और उन एक्सपेडिशंस में इनने बहुत सारी, हम देखते हैं बहुत सारी टेरिटरीज को इन्हें एनेक्स किया है। अब देखते हैं यहाँ पर देखो लीडिंग एंड डायरेक्टिंग कैंपेन्स अगेंस्ट चाइना सबसे पहले, उसके बाद ट्रांसोनिया जो ये सेंट्रल एशियन में आते हैं, उज्बेकिस्तान में, इसी तरह से अफगानिस्तान पे भी, ईस्टर्न ईरान एंड रशियन स्टेपी। तो इन सब में इन्होंने लीड किया है, कैंपेन्स लीड किए हैं और इनको हराया है। अब इनका जो तरीका था ना वो बहुत, हम देखते हैं डेवास्टेटिंग काइंड ऑफ था। ये हमेशा से लूट एंड प्लंडर करते थे, जहां भी जाते थे वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचाते थे। अब ये जो हम इसकी कैंपेन्स को देख रहे हैं ना, इन्होंने चाइना को एनेक्स किया है, उसके बाद ट्रांसोनिया, ईस्टर्न इराक या दूसरे रीजन्स को एनेक्स किया है। अब हम थोड़ा सा कैप्चर ऑफ बुखारा को देखेंगे कि ये एक टेस्टिमनी है, ये हम उस टाइम के क्रॉनिकल को देखेंगे कि उसने किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया है, किस तरह से इनकी जो है टैक्टिक्स होती थी या किस तरह से जब कैप्चर करते थे वो क्या करते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बुखारा है ना, ये मॉडर्न डे एसटी है, कहाँ पर, उज्बेकिस्तान में। तो उज्बेकिस्तान कहाँ है, यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हो, दिस इज उज्बेकिस्तान, जिसको साथ में कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी है। तो यहाँ पर जब मंगोल आए ना, जब उन्होंने एक्सपेडिशन स्टार्ट किया यहाँ पर आना, तो वहां पर देखते हैं कि एक लेट 13th सेंचुरी पर्शियन क्रॉनिकलर है जिसका नाम जुवानी है। अब ये लिखते हैं मंगोल्स के बारे में कि इन्होंने कैप्चर किया 20 में कैप्चर किया है बगदाद को। अब बगदाद में कैप्चर करने के बाद चंगेज खान खुद वहां पर चले जाते, और ये यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है कि चंगेज खान वहां पर क्या कहते हैं और उन लोगों से कैसे बात करते हैं। कहा जाता है इस क्रॉनिकल के बेस पे, ये जो हमारे पास है, इन्होंने लिखा है अपनी बुक में कि जब चंगेज खान वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर सब लोगों को जमा किया और मेनली जो वेल्दी पीपल थे उनको जमा किया, और वो उनसे कह रहा है कि आप लोग जो है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं, आप लोगों ने बहुत ज्यादा गुनाह किया। अब वो खुद ही कह रहा है कि अब आप मुझसे इसका सबूत मांगोगे, आप मुझे एविडेंस मांगोगे। एविडेंस ये है कि मैं जो हूं, मैं पनिशमेंट ऑफ गॉड हूं। अगर आपने गुनाह नहीं किए होते तो मैं यहाँ पर नहीं आता। ये बेसिकली मैं इस वजह से आया हूं क्योंकि मुझे गॉड ने भेजा है, आई एम द पनिशमेंट ऑफ गॉड। तो ये खुद को एक पनिशमेंट कंसिडर करता था। अब जब सबको जमा किया गया, चंगेज खान ने जब सबको जमा किया यहाँ पर, तो हम देखते हैं उसके बाद उन्होंने किया एक एस्टिमेट, या उसके बाद हम देखते हैं जो वहां पर एस्केप हुए थे, कुछ लोग वहां पर भागे थे उस बुखारे से जब कैप्चर हुआ था, मंगोल्स ने उनका कैप्चर किया था, और वो दूसरी जगह पर जब पहुंचे, उनसे जब पूछा गया द फेट ऑफ स्टी कि उनके साथ क्या किया चंगेज खान ने, उन्होंने कहा दे केम, दे माइंड द वॉल्स, they burnt, they slew, they plundered and they departed। इसका मतलब ये है कि वो वहां पर आए, उनने वॉल्स को तबाह किया, उनने वहां पर लोगों को मारना स्टार्ट किया, उन्होंने वहां पर एग्रीकल्चर या स्टीज जो है वो भी तबाह की, और ये सब करने के बाद वो वहां से चले गए। तो ये तरीका था इनका कैप्चर करने का। तो इसी तरह से हम देखते हैं, जैसे दूसरी यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पर अगर आप दूसरी जो थी बुखारा है या मिरु है, निशापुर है, बहुत सारी टेरिटरीज है, ऐसे ही किया है उन्होंने।
जहां पर भी जाते थे ऐसे ही करते थे, पहले लोगों को पकड़ते थे, उसके बाद मारते भी थे, सिटीज को तबाह करते थे और डिस्ट्रक्शन करते थे। तो दिस इज बेसिकली ए ग्लिम्प्स कि क्या किस तरह से वो करते थे, क्या ये कैप्चर ऑफ ए सिटी और किस तरह से उनके साथ ट्रीट करते हैं। अब हमारा जो इसके बाद हम देखने जा रहे हैं दैट इज सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ चंगेज खान या पॉलिटिकल बैकग्राउंड। अब इसके बाद एक और बात है जो हम अभी देखेंगे, वो है कि ये मंगोल्स कहां से आए, ये कौन थे और किस तरह से यूनिफाई किया है चंगेज खान ने, इनका सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड अब हम वो देखने जा रहे हैं। तो यहां तक हम देख रहे थे इंट्रोडक्टरी रिमार्क था, ये सेंट्रलिस्ट नोमैडिक लाइफ में ये इंट्रोडक्टरी रिमार्क। अब हम देखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था इनमें। तो अब हम सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड अब देखेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कहाँ से मंगोल आए थे और कौन थे और कहाँ पर इनका बेस था। अब पहले तो मैं आपको मैप पर ले जाऊंगा, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये छोटा सा मैप यहाँ पर है। तो आपके पास अगर मोबाइल में आप मैप निकालोगे या किसी और तरीके से आपके पास कोई मैप है तो वहां पर आप देख सकते हो। जो मैं अभी बात करूंगा इनके बारे में, जो यहाँ पर तारतार है, खितान है, मंचूज है या छोटे कैराइट्स हैं, ये छोटे छोटे ट्राइब्स थे। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये जो है मंगोल छोटे छोटे ट्राइब्स में डिवाइड हुए थे। अब यहाँ देखो, ये जो मॉडर्न डे मंगोलिया है ना, यहाँ पर चाइना के ऊपर, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। तो मंगोल्स की बेस जो है असल में यहाँ से है, मंगोलिया से। तो मंगोलिया जो है इसकी बॉर्डर जो है चाइना से मिलती है और इसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ से भी ये कुछ फैले हुए थे। तो सबसे पहले आपको ये इनकी लोकेशन के लिए मंगोलिया याद रखना होगा, ठीक है। अब ये हम देखते हैं कि मंगोल्स वेर ए डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल लिंक्ड बाय सिमिलैरिटीज ऑफ लैंग्वेज। जो हमारे पास इनकी लैंग्वेज है, तारतार है, खितान है, मंचूज है, तो इस बेस पे ये डाइवर्स थे और यहाँ पर ये ट्राइब्स में बटे हुए थे, क्लान्स में बटे हुए थे, जो हम इस रीजन में देखें, मंगोलिया के रीजन में। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ सम ऑफ द मंगोल ट्राइब्स were pastoralists and some were hunter gatherers। तो हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था स्टैपी लैंड्स का, तो स्टैपी लैंड्स का कॉन्सेप्ट है कि ये जो ट्रैक्ट आप देख रहे हैं ना, ये दिस ट्रैक्ट ऑफ लैंड मंगोलिया से ये कजाकिस्तान की तरफ जा रहा है, ऊपर से रशिया का भी थोड़ा इसमें लैंड आ जाता है। यहाँ पर वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ पास्चर लैंड्स थे, क्योंकि इनकी जो सबसिस्टेंस थी वो किस पर थी, ये पैस्टोरलिस्ट थे, हर्डिंग ऑफ एनिमल्स थी, ये उस पर उनकी बेस थी, उनकी सबसिस्टेंस जो स्ट्रेटजीज थी या इनका जो कमाने का जरिया था वो इन्हीं के जरिए था, पैस्टोरलिस्ट। और इस वजह से जो मंगोलिया का रीजन है यहाँ पर हम देखते हैं वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ पास्चर लैंड से, तो यहाँ पर ये इनको चराते थे। एंड एट द मीन टाइम हम देखते हैं दे वर हंटर गैदरर्स आल्सो, तो हंटिंग गैदरिंग पर भी ये बेस रखते थे, वो भी करते थे। लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर हम देखते हैं नोमैडिक ट्राइब्स में क्या करते थे, देयर सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी वाज पैस्टोरलिज्म। अब यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन स्टैपी है, ये यहाँ मंगोलिया में मैंने आपको यहाँ पर दिखा, इस वाले रीजन में ये स्टैपी लैंड है। अब ये स्टैपी लैंड में हम देखते हैं इनके पास कभी कभी एग्रीकल्चर करने के लिए भी टाइम, या हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर रीजन भी थे यहाँ पर, शॉर्टली थे, कुछ टाइम के लिए वहां पर वो एग्रीकल्चर कर सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि दे डिड नॉट टेक टू फार्मिंग, रादर दे वर बेस्ड ऑन पैस्टोरलिज्म। अब ये फार्मिंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर वो ये है कि ये नोमैडिक थे, इनका कोई एक बेस नहीं था, ये हमेशा मूव पे होते थे। तो इस वजह से हम देखते हैं जो ये नोमैडिक या मंगोल्स थे, इन्होंने यहाँ पर पैस्टोरल रीजन में ये फार्मिंग नहीं की, दे डिड नॉट टू फार्मिंग, अब एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। अब मंगोल जो है ये कहां पर रहे, अब इनकी हम देखते हैं कि अब ये नोमैडिक लोग हैं तो ये स्टीज नहीं बनाएंगे। अब इससे पहले वाले चैप्टर्स जो हैं वहां पर हम देखा उनकी जो फोर्टिफाइड स्टीज थे, उनके जो बड़े बड़े महल पैलेसेस थे, तो वो क्यों पॉसिबल हुआ था, बिकॉज कि वो सेडेंट्री लाइफ पे बिलीव करते थे। सेडेंट्री लाइफ जो है एक ही जगह पर उनकी बेस होती थी और वहीं पर वो उनको फिर जब उनको सरप्लस मिलता था, जब ट्रेड से फायदा होता था, तो उन्होंने बड़ी बड़ी सिटीज बनाई थी। जैसे हमने अबासिड्स में देखा, उन्होंने फिर लाइब्रेरीज बनाई, उन्होंने बड़े बड़े पैलेसेस, सराइज बनाई, या रोमन एम्पायर में हमने देखा उनके ग्रेट बाथ्स, उनके वो एम्पी थिएटर्स हमने देखे, या बड़े पैलेसेस जो उन्होंने बनाए थे। तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, बिकॉज ये रीजन ये है कि इन्होंने फार्मिंग या उस तरह से ट्रेड पर फोकस नहीं किया और ये नोमैडिक थे। इस वजह से हम देखते हैं उन्होंने कोई एज सच सिटी लाइफ नहीं देखी और एज सच कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है आर्किटेक्चर के हिसाब से। अब यूजुअली कहाँ दे लिव्ड इन द टेंट्स, जिनको हम गियर्स कहते हैं, तो ये ट्रैवल करते थे विद देयर हर्ड। अब किसी पर्टिकुलर रीजन में
ये हर्डिंग कर रहे हैं, तो वहां पर जब पैस्चर लैंड खत्म हो जाता था तो वहां से ये ट्रैवल करते थे, ट्रैवल फ्रॉम दैट वेरी रीजन टू डिफरेंट रीजन, जहां पर ये फिर पैस्टोर, जहां पर ये फिर ग्रेजिंग लैंड ढूंढ पाते थे। तो इस वजह से हमेशा ये मूव पे होते थे। अब सोसाइटी के बारे में हम देखते हैं कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू पैट्रिलिनियल लीनेज। अब ये पैट्रिलिनियल लीनेज क्या है? ये पैट्रिलिनियल जो है ना, ये बेसिकली है ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन एंड सो ऑन। तो ये आपको पता होगा, जो हम अगर यहाँ पर मैट्रिलिनियल होगा तो मदर टू डॉटर एंड सो ऑन। इस तरह से पैट्रिलिनियल लीनेज होता है, बाप के बाद जो है उसका बेटा ही आएगा, चाहे वो रिसोर्सेज की बात हो, चाहे वो हेड ऑफ द फैमिली की बात हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग की बात हो। तो यहाँ पर पैट्रिलिनियल लीनेज में ये मेल जो थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। अब यहाँ भी थोड़ा डिफरेंस है, जैसे इससे पहली सोसाइटीज को हमने जब देखा, अगर रोमन्स की बात करते हैं तो रोमन्स में हमने देखा देयर वाज सोसाइटी वाज डिवाइडेड। अब उसमें देयर वर टू फैक्टर्स या देयर वर टू रीजंस फॉर इट कि सोसाइटी क्यों डिवाइडेड थी। बिकॉज वहां पर जो नोबल क्लास था उन्होंने बहुत ज्यादा एक्वायरेशन ऑफ वेल्थ की थी, इस वजह से दो क्लासेस बने थे, वन इज प्लेबियन, सेकंड पैट्रिशियंस। जो हमने पढ़ा था, प्लेबियन जो होते थे वो अपर क्लास होता था एंड पैट्रिशियंस वर द लोअर क्लास पीपल। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पर डिवाइड थी सोसाइटी। अब किस बेस पर? इस बेस पर डिवाइडेड थी, जो रिचर फैमिलीज थी उनके पास मोर एनिमल्स होते थे। अब यहाँ पर रिच होने का कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर आपके पास जब एक्वायरेशन ऑफ वेल्थ या आपके पास अगर मोर एनिमल्स है तो आप यहाँ पर रिच कंसिडर किए जाते थे। और अगर आपके पास पैस्चर लैंड्स जो है ना, उस पर आपका कब्जा ज्यादा है तो आप रिच कंसिडर किए जाते थे। अगर आप रिच कंसिडर किए जाते हो, अगर आप वहां पर आपका रिसोर्सेज पे ज्यादा हक है, तो आपको ये हक दिया जाता था कि आप पॉलिटिकल डिसीजंस ले सकते थे। तो आपको, या हम देखते हैं क्लान में या ट्राइब में आपको हेड बनाया जाता था, तो डिसीजन मेकिंग में आपको वहां पर बहुत ज्यादा फायदा मिलता था। तो रिचर फैमिलीज जो थी ना यहाँ पर, उनको फायदा था। अब ये रिचर फैमिलीज हम ये देखते हैं ना, चाहे यहाँ पर तारतार अलग है, कैराइट्स अलग है, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं मंचूज अलग है, उनमें अलग अलग क्लान के हेड होते थे, ट्राइब्स होते थे, उनके हेड होते थे। तो आपस में कभी कभी लड़ाई भी लड़ते थे रिसोर्सेज पर या दूसरी चीजों पर। तो यहाँ पर डिवीजन था, कोई सेंट्रलाइज्ड पावर अभी मंगोलिया में नहीं एस्टैब्लिश हुआ है। हर एक जो है अपने हिसाब से अपने ट्राइब में अलग अलग रह रहे हैं। अगर हम ये कंसिडर करते हैं, इस तरह से हम देखते हैं, ये ट्राइब है, ये इस तरह से ये आपस में कभी लड़ रहे हैं, या आपस में कभी जो इनका रिलेशनशिप होता था, कभी कभी फ्रेंडली भी होते थे, एक दूसरे के पास जाते थे। तो कोई सेंट्रलाइज्ड यहाँ पर गवर्नमेंट अभी या सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ लैंड यहाँ पर नहीं बनाया था अभी उन्होंने। अब इसके बाद जब हम देखते हैं, जो ये पॉलिटिकल कंट्रोल इनके पास जाता था, किन के पास? जिनको ज्यादा रिसोर्सेज पर ये हक होता था, उनको ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिलते थे। लेकिन एक चीज यहाँ पर, या एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो सकती थी इनके लिए, वो ये है कि जब आपकी बेस जो है पैस्टोरलिज्म पर है, जब आपकी बेस जो है हंटिंग गैदरिंग पर है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा से या हमेशा आपकी जो खाने पीने की चीजें वो फुलफिल हो सकती है। जैसे कभी हंटिंग गैदरिंग में क्या हो सकता है, आपको एनिमल्स नहीं मिल रहे, कोई चेंज आ गई, क्लाइमेटिक चेंज आ गई, या कोई ऐसा कोई कभी आपको नहीं मिला शिकार करने के लिए, तो आप उस वक्त जो है ना, आपकी स्कैर्सिटी ऑफ फूड हो सकती है। सेम हैपेंड हियर, पैस्टोरलिज्म में आपके पास एनिमल्स हैं, आप उनसे डिफरेंट चीजें लेते हो, लेकिन कभी कभी आपको पैस्टोरल रीजन नहीं मिलता है, तो आपको वहां पर एनिमल्स जो है उन्हीं को वहां पर आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। तो विद द रिजल्ट ये कि आपको वहां पर स्कैर्सिटी ऑफ फूड हो सकता है। तो ये भी यहाँ पर हम देखते हैं, द लैक ऑफ रिसोर्सेज ड्रोव मंगोल्स टू ट्रेड। तो इस वजह से ये ट्रेड की तरफ गए, मजबूरन ट्रेड की तरफ गए। लेकिन जब ये ट्रेड की तरफ भी गए, वहां पर भी हम देखते हैं ट्रेड के बाद इन्होंने उसमें भी एक मोनोपोली, या हम कह सकते हैं ट्रेड के बाद जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ट्रेड करना, और विच लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट, हम आगे देखेंगे, वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ। अब लैक ऑफ रिसोर्सेज, आई होप क्या कोई समझ आ गया होगा। क्लासरूम सेटिंग में हम पूछते थे, मुझे आपकी चेहरों से पता चल जाता था कि किसको समझ आ गया किसको नहीं। अब यहाँ पर उतनी ऐसी सेटिंग नहीं है, तो यहाँ पर हम ऐसे ही, अब मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद किसी जगह आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि क्लियर हो जाए। अब लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया। अब ट्रेड क्या है, यहाँ से आप देखो, अब मंगोलिया यहाँ है ना, तो सबसे क्लोज कंट्री कौन है, ये आप देख रहे हैं, चाइना इनके सबसे क्लोज है। और यहाँ से हम देखते हैं उस वक्त जो था, ये कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो साइड में कंट्रीज ये थी वहां पर। सबसे पहले इन्होंने जब ट्रेड स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड ट्रेड विद चाइना।
तो चाइना के साथ ने ट्रेड स्टार्ट किया। तो यहाँ से ये क्या यूजुअली देते थे, ज्यादातर ये क्या देते थे, यहाँ से ये हॉर्सेस देते थे, ये फर देते थे उनको, हॉर्सेस फर, ये दो चीजें जो थी बहुत ज्यादा मंगोल को देते थे। तो इसके बदले वो खाने पीने की चीजें जो होती हैं वो ले लेते थे, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट जरूरियत होती थी उनको वहां पर इम्पोर्टेंट थी वो लेते थे। अब ये जो है जब इन्होंने इनके साथ ट्रेड स्टार्ट किया, अब हम देखते हैं ट्रेड के साथ, जब ये तो नोमैडिक थे तो ये इनको तो वो सिविलाइजेशन या उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि ट्रेड में किस तरह से करना चाहिए, या बार्टर सिस्टम भी उस वक्त था, किस तरह से जो ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किस तरह से फुलफिल करने होते हैं। तो इनको क्या होता था, ये तो पहले पहले ट्रेड ठीक करते थे, लेकिन जब इनको लगता था कि हम यहाँ पर मोनोपोली दिखा सकते हैं, यहाँ से कम देंगे वहां से ज्यादा लेंगे, और अपने जो उनका जो पावर था उसको मिसयूज कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर भी देखते हैं, इंडिया में जब ब्रिटिश रूल यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जब मोनोपोली रखी ट्रेड पर, तो इंडियंस को कम फायदा देते थे और खुद बहुत ज्यादा फायदा लेते थे। तो ये जो है ना, इनमें भी ये कॉन्सेप्ट आ गया कि अब हमारे पास पावर है, क्योंकि ये बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है कि नोमैडिक लोग जो होते थे ना, ये हमेशा वॉर पे रहते थे। इस वजह से इनकी जो आर्मी होती थी वो स्किल्ड होते थे, वो हमेशा से जंग में जब होते हैं तो वो हमेशा तैयार रहते थे, और इनके जो कॉमन मैसेज भी थे ना वो भी हमेशा स्किल्ड और तैयार रहते थे। जब भी कोई जंग होती थी या कोई आपका नेबरिंग ट्राइब आप पर हमला करेगा तो आप रेडी रहते थे उस टाइम उसको कन्फ्रंट करने के लिए। तो इस वजह से हमेशा रेडी रहते थे। तो जब ये ट्रेड स्टार्ट किया चाइना के साथ, तो पहले ट्रेड ठीक रहा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने देखा कि हम चाइना को फिर एनेक्स ही कर सकते हैं, या चाइना को ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ट्रेड कराते थे। या इसके साथ साथ उन्होंने ये भी किया कि चाइना के लोग जो थे उनको उन पर ऑपरेशन स्टार्ट किया, या जो वहां पर ट्रेडर थे उन पर ऑपरेशन स्टार्ट किया। और यहाँ पर देखते हैं चाइना जो है थ्रू आउट हिस्ट्री हम देखते हैं एक्सटेंसिवली इन्होंने सफर किया है नोमैडिक ट्राइब्स से। अब आप देख रहे हो चाइना की बॉर्डर जो है ना, नॉर्दर्न चाइना की बॉर्डर मंगोलिया से मिल रही है, तो यहाँ से ट्रेड स्टार्ट होता था। तो ये जो है ना, इन्होंने बहुत ज्यादा झेला है इनको। 3rd सेंचुरी BC से हम देखते हैं, जो भी चाहे हुन्स उस टाइम थे, HUNS जो इंडिया पर भी एक टाइम पे आए थे। हुन्स का नाम आपने सुना होगा। हुन्स जो है एक ट्राइब था, नोमैडिक ट्राइब था। अब ये जो है ना हुन्स असल में यही सेंट्रल एशियन स्टेपीज में आए थे। तो इन्होंने चाइना को भी बहुत ज्यादा एक टाइम पे एक्सप्लॉइट किया है। और यहाँ पर इंडिया में 3rd सेंचुरी CE में एक डायनेस्टी थी, गुप्ता डायनेस्टी। उस वक्त भी उन्होंने अटैक किया था हुन्स ने इंडिया पर, लेकिन उस टाइम स्कंदगुप्ता यहाँ रूलर थे, उन्होंने उसको कन्फ्रंट किया। लेकिन इन्होंने टाइम का वेट करके जब यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी का थोड़ा डिक्लाइन हो गया, इन्होंने अटैक किया। और हंस में एक इंपॉर्टेंट रूलर आपको याद रखना है, इंडियंस की मैं बात कर रहा हूं, मेहरकुला यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, या दूसरे रीजन्स हैं वहां पर उनको सैक किया, प्लंडर किया, और यहाँ पर बहुत टाइम तक रहे हैं हुनास। तो ये जो है ना, अब चाइना को बहुत ज्यादा इनसे झेलना पड़ रहा है, बार बार ये अटैक कर रहे हैं। तो चाइनीज जो थे उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, और उन्होंने डिफरेंट रिजीम्स जो वहां पर आई थी, चाहे वो शुंग डायनास्टी हो, पिंग डायनास्टी हो, ये ऐसे ही नाम है, तो आपने देखा होगा। तो शाई डायनास्टी, बहुत सारी डायनास्टीज आई है चाइना में। तो उन्होंने जब इनसे तंग आ गए इन मंगोल से, उन्होंने फिर फाइनली क्या किया, उन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट की। फोर्टिफिकेशन क्या होती है, उन्होंने एक वॉल्स बनाना स्टार्ट किया, किसमें, बॉर्डर्स, नॉर्दर्न चाइना में। क्योंकि आप देख रहे हो मंगोलिया के साथ में जो है ना चाइना का नॉर्दर्न बॉर्डर मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट लिया गया कि सारे हम नॉर्दर्न चाइना को फोर्टिफाई करेंगे, एक बॉर्डर बनाएंगे, एक वॉल बनाएंगे, एंड दैट वॉल इज नोन एज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो आज भी हम देखते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है इसीलिए बनाया गया था ताकि जो ये मंगोल्स हैं, ताकि जो ये नोमैडिक एम्पायर्स हैं जिनसे ये बहुत तंग आ चुके थे, इनसे हमें किसी तरह से छुटकारा मिल सके। तो ये जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो आप हैरान होंगे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा, आप पहले तो रिज्यूम मैं क्लास में आपको यूजुअली ऐसे ही पहले आपसे सुनता था, क्योंकि अब मुझे यही से बताना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लेंथ जो है बहुत ज्यादा है, 21,000 किलोमीटर।
21,000 किलोमीटर हम देखते हैं चाइनीज बॉर्डर जो है इन्होंने रखा है, लेकिन हम देखते हैं इन्होंने अपनी तरह से बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम देखते हैं जब चंगेज खान है उन्होंने फिर इन पर अटैक स्टार्ट किए तो उन्होंने उस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी ब्रीच किया 1213 में। तो ये ऐसे रूलर थे, ऐसे फाइटर थे, वैरियर थे जिन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी नहीं देखा। 1213 में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को भी डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर फिर चाइना में बीजिंग, उस वक्त उसका नाम पैकिंग था, वहां पर जाके उसको सैक करते हैं, उसको वहां पर लूट एंड प्लंडर करते हैं। तो ये जो चाइनीज है ना, इन्होंने सबसे पहले मंगोल्स को अगर सबसे पहले किसी ने जेला है तो वो चाइनीज है, और चंगेज खान ने जो पहली एक्सपेडिशंस की है वो इन्हें चाइनीज के खिलाफ की है, और चाइना को बहुत ज्यादा सहना पड़ा है। और चाइना से बाहर निकलने के बाद चंगेज खान या उसके बाद जो दूसरे ओगदाई हैं उसके बेटे, उन्होंने फिर यहाँ पर रुक किया है इस वाले रीजन में। तो इनने बहुत बड़ी एम्पायर है कार्व आउट की है। तो ये आप देख सकते हो नेट पर भी है। तो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो है इस तरह से फोर्टिफाई किया था। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे फोर्टिफाई किया था ताकि ये गार्ड भी हो सके, और अगर कोई आप पर हमला कर सकता है तो आप उसको रिटेलिएट भी कर सको। और इनकी जो हम ये भी देखते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर अगर आप देख सकते हो आपकी बुक पर पेज नंबर 106 है, ये मंगोल एम्पायर का एक्सटेंशन आप देखो। अब उसके बाद मंगोल एम्पायर की एक्सटेंशन कितनी हो जाती है, एक साइड से आप देख रहे हो बाइजेंटाइन एम्पायर तक पहुंचे हैं, दूसरे साइड से सारे चाइना को कवर किया है, और यहाँ अफगानिस्तान तक पहुंचे हैं, और ऊपर रशिया तक पहुंचे। तो ये इतनी बड़ी एम्पायर जो है इन्होंने कार्व आउट की है, इतनी बड़ी एम्पायर पर रूल किया है। तो यहाँ पर फिर से ये जो हम देख रहे थे, ये डाइवर्स पीपल है, और ये जो है इनमें सिमिलैरिटीज ऑफ लैंग्वेज है, और दूसरी जो सेंट्रल एक्शन स्टेप इनमें पेस्टोरलिज्म मेन याद रखना है यहाँ पर, और जो है ये हंटर गैदर थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो हम पेस्टोरल रीजन में देखते हैं मंगोल्स ने फार्मिंग नहीं की, बल्कि बेस था किस पे, नोमैडिक, ये जो थे इस पर बेस था। तो ये सब चीजें जो है हमने कहाँ पर देखी है, सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड। अब जो हम इसके बाद देखने जा रहे हैं दैट्स अबाउट, वो है हमारा चंगेज खान के कैरियर के बारे में। अब हम थोड़ा चंगेज खान के बारे में जानेंगे कि उसका पॉलिटिकल कैरियर कैसा था, उसने कैसे जो है इतनी बड़ी एम्पायर कार्व की है, इतनी बड़ी एम्पायर बनाई है, और किस तरह से उन्होंने उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की है, उनका किस तरह से वहां पर एक्सपीरियंस रहा है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे। होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको यहाँ पर किसी भी जगह कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहां पर उसको देखूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। होप यू एंजॉय दिस सेशन, हैव अ नाइस टाइम।